हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम पढ़ेंगे पारसी धर्म को। पारसी धर्म को देखेंगे और पारसी धर्म में हमें देखना है कि पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरान के थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इनके इसके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते थे। इनके अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। मगध राज का उत्कर्ष देखेंगे। मगध राज का उत्कर्ष, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व यह जो है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठे थे। उसके बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार यह प्रथम भारतीय राजा भी था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद देखा जाए तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रबोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय वे बिंबिसार ने जीवक को अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कालाशोक नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली की चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मध्य देश, जो आधुनिक अभी मध्य देश जो है पंजाब में है, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु को के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकर यानी कि बरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। उसके बाद और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की नींव डाली। उसके बाद सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी सहायता 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। उसके बाद इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। उसके बाद सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम या बितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। उसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। उसके बाद देखें तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति के नाम निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाऊ केफला नामक नगर बसाया। अब शुरू करेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्तकृत मुद्रास में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए
ब्रिशल आज से निम्न कुल में उत्पन्न, इसका अर्थ होता है ब्रिशल का शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य ने, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। उसके बाद इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिरों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। उसके बाद और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा के महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बेसरों से घिरा है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब देखेंगे बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: अजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारीसार कहा गया। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटिओकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के किनारे जो बीच में है, हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलाटक था। उसके बाद बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान बना हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावादन के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। इसके बाद मौस्की, गुज्रा,
मौस्की, गुजरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखकों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम शिलालेख, द्वितीय स्तंभलेख और तृतीय गुहालेख। नोट: डॉक्टर आर भंडाकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कन्नगहल्ली से प्राप्त उदागर मूर्ति शिल्प, जिसे रिलीफ स्कल्पचर भी कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चरित्र के साथ रण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। उसके बाद अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका वर्णन हम लोगों को 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ने पाटलिपुत्र में डायनिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। अब देखेंगे अशोक के शिलालेख और उसके संबंधित राज। शाहबाज गढ़ी पेशावर का राज था। मानसेहरा हजारा, कलासी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली तथा ओडिशा, जौगढ़ ओडिशा, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, राजौली मंडगिरी एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र और रूपानाथ गुजरा ये सब मध्य प्रदेश और सासाराम बिहार। भब्रू अभिलेख आपको मिलेगा राजस्थान में। मौस्की, गोविंद मठ कर्नाटक, गोविंद मठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटी रामेश्वरम और कनगहल्ली और पालकी गुंडू ये सब कर्नाटक में। अरोरा उत्तर प्रदेश। उसके बाद अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित विषय देखते हैं। पहला शिलालेख में हमें मिलेगा कि इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में मनुष्य व पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाए। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महामात्री की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आठवां, इनमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसे ही 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है, जहां उसमें धर्म प्रचारक भी भेजे। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिणी के से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की 12 वर्ष की निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने अजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने अजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में अजीवकों का उल्लेख किया गया तथा महामंत्रों को अजीवकों के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध
बौद्ध बौद्ध परंपरा सॉरी बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से और खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, से और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैदेत्री फैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने के में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभलेख की संख्या 7, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। एक मिनट, जो बच गया है। अब हम देखेंगे मौर्ज प्रांत और उसकी राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तोसली और दक्षिणापथ के सुवर्णागिरी और प्राची के पाटलिपुत्र। अब अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हम देखेंगे। मंत्री का मतलब था प्रधानमंत्री, पुरोहित जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता है, युवराज राजा का पुत्र राजपुत्र, और दौबारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतवार्दिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समहर्ता आय का संग्रहकर्ता और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। उसके बाद परदेष्ट्री कमिश्नर, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामना करने लायक मात्र। उसके बाद दुर्ग रक्षक, अंतपाल दुर्गों का रक्षक। उसके बाद रामपुरबा, यह स्तंभलेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कलरायल ने की। लौरिया आर्यराज चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़ चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक की सबसे छोटी स्तंभलेख रोमी देई है। इसी में लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया। नोट: महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वार राहत कार्य के लिए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एकूणा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनकी चरित्र काफी जांच परखा जाता था, जिसे उपाधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों में प्रशासक कुमार या आर्चपुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे।
प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। उसके बाद प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक एवं 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरा की सेना कहा है। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प का कार्य और निरीक्षण, द्वितीय में विदेशियों की देखरेख, तृतीय में जन्म मरण का विवरण और चतुर्थ में व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण और षष्ठम में बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। प्रथम दार्शनिक, द्वितीय किसान, तृतीय अहीर, चतुर्थ कारीगर, पंचम सैनिक, षष्ठम निरीक्षक एवं सप्तम सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अब देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग एवं कन्नव राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नव वंश की स्थापना की। कन्नव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सतवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी, जो कन्नव वंश का अंतिम राजा था, और सतवाहन वंश की स्थापना की। सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के किनारे में था, में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र और पुलामावी तथा यक्षश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूया यज्ञ किए।
सतवाहन शासकों ने के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल ने तथा गुणाढ़े ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सतवाहन ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिसे शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों को ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व में सतवाहनों ने नानाघाट अभिलेख मिलता है, जिसे अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सतवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। उसके बाद सतवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर लिखने की प्रथा थी, इसीलिए तो कहते हैं कि मातृतंत्रात्मक ढांचा वहां का था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सतवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। उसको राज सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होता था? पुत्र। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैलमिक को सौंपा। गैलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सतवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं कार्ली का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट: सतवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी वंश अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब हम देखेंगे भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम: हिंद यूनानी, शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय ने के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोट्रस प्रथम ने किया था। उसके बाद बैक्टीरिया पर डियोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोट्रस द्वितीय, यूथिडेमस और डिमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटिअलिकडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डिमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने सकाल को अपनी राजधानी बनाई। कौन? डिमेट्रियस। इसे ही हिंद यूनानी का बैक्टीरियाई यूनानी कहा जाता है। उसके बाद हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, जो 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी राजधानी सकाल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जो आधुनिक में सकाल जो है सियालकोट में। मिनांडर के नागसेन में से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मलिंद के प्रश्न या मलिंद प्रश्न है। उसके बाद हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चल्लाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण। नोट: यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर दिया, नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था।
अब हम देखेंगे शक को। शक, यूनानियों के बाद शक आए। शकों के 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरगाह की खोज में भारत आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन एक मेगा स्थानीय राजा के शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत ने के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबी अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का निर्माण जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख जारी किया और इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। परसाई या पहलव, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद परसाई लोगों को आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध परसाई राजा गोंडोफर्नियस था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट, परथाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। अब हम देखेंगे कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते हैं। यूची नाम एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी जो गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। नोट, चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। हिंदी यूनानी ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। नोट, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणी ने चीनियों से ली थी। उसके बाद गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। गंधार कला
के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का